दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है, पदार्थ के कणों के गुण कौन से होते हैं, इसके अलावा पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं कौन सी हैं और पदार्थ पर तापमान और दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप जानेंगे वाष्पीकरण किसे कहते हैं और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से होते हैं। इसके अलावा अंत में आप जानेंगे कि इस अध्याय में आपने क्या सीखा, यानी इस अध्याय का सारांश। तो आइए शुरू करते हैं 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों अपने आसपास चारों ओर जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं। इनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है और इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ या मैटर नाम दिया है। तो याद रखिएगा पदार्थ किसे कहते हैं। तो दुनिया में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे और पशु जो होते हैं, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का कण, ये सभी पदार्थ कहलाते हैं। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान यानी कि आयतन भी घेरती हैं। तो जो पदार्थ होता है उसकी विशेषता होती है कि उसमें कुछ द्रव्यमान होता है और उसका आयतन होता है, यानी वे कुछ स्थान भी घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है और भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया है, जिसको कि पंच तत्व कहा जाता है। पंच तत्व का नाम आपने सुना होगा, आध्यात्मिक चर्चा में भी पंच तत्व आता है और कहा जाता है क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव। और उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी तरह से वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के वर्गों में विभाजित किया है। दोस्तों इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में जानेंगे और पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में हम आगे जानेंगे। तो आइए जानते हैं पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, यानी पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। तो सबसे पहली विशेषता पदार्थ के भौतिक स्वरूप में है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है ये कई कणों से मिलकर बना होता है। दोस्तों बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा ये मानती थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, लेकिन दूसरी विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहला जो भौतिक गुणधर्म यह है पदार्थ का कि पदार्थ जो है अनेक कणों से मिलकर बने होते हैं। और बात ये आती है कि पदार्थ जब कणों से मिलकर बने होते हैं तो पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे हो सकते हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी पदार्थ के कण, कुछ कण बड़े होते हैं लेकिन कुछ कण इतने छोटे हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो अभिलाक्षणिक गुणों में पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान यानी जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच कुछ खाली स्थान भी होता है। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गति होती रहती है, यानी पदार्थ के कण हमेशा गतिमान रहते हैं। और पहला ये आपने जाना कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण एक दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। जब हम चीनी को जल में घोलते हैं या किसी अन्य द्रव को जब घोला जाता है तो उसमें पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के खाली स्थानों में समावेशित हो जाते हैं और इससे ये प्रदर्शित होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। और कण निरंतर गतिशील होते हैं
तो इसमें आप अगर जो किसी कोने में आप एक अगरबत्ती रख दें, उसकी सुगंध लेने के लिए आपको बहुत समीप नहीं जाना होता है, इसकी सुगंध दूर तक मिलती रहती है। और इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कण जो हैं वो क्या होता है, गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनमें गतिज ऊर्जा यानी डायनेमिक एनर्जी होती है, और इस ऊर्जा पर यानी गतिज ऊर्जा पर तापमान बढ़ने से कणों की गति भी तेज हो जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत अधिक जो हम जान सकते हैं पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों में कि इसमें जो है गति भी होती है। दोस्तों, क्या होता है कि पदार्थ के कण आपस में ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और उन स्थानों पर दूसरे पदार्थ के कण सम्मिलित हो जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दोस्तों, विसरण किसे कहते हैं? तो दो विभिन्न पदार्थ जिनके गुण धर्म अलग अलग होते हैं, उन पदार्थों के कणों का अपने आप मिलना विसरण कहलाता है। और गर्म करने पर विसरण की ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो आपने ये जाना कि तापमान बढ़ने पर गतिशीलता बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए विकिरण की प्रक्रिया भी विसरण की तेज हो जाती है। यहाँ पर दूसरा अभिलाक्षणिक गुण या तीसरा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसीलिए ये जो कण होते हैं या कोई पदार्थ होता है उसका आकार बनता है और वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जिससे कि वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और यह बल कणों को एक साथ रखता है। और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य या इस आकर्षण बल का जो सामर्थ्य होती है या जो खिंचाव होता है, आकर्षण बल होता है, ये अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। तो आपने पदार्थ को जाना। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के प्रमुख भौतिक गुणधर्मों में अभिलाक्षणिक गुणधर्म जाना। दोस्तों, इसके अलावा ये जानना जरूरी है कि पदार्थ की क्या कुछ अवस्थाएं भी होती हैं, यानी फॉर्म्स ऑफ मैटर की क्या पदार्थ के कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो आप जानते हैं कि पदार्थ जो हैं, हमारे आसपास के पदार्थ, वो मुख्य रूप से 3 रूपों में पाए जाते हैं: ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। तो यानी जो पदार्थ होते हैं उसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। देखिए, यहाँ पर देखिए जो है जब हम अपने आसपास के पदार्थों को देखेंगे तो इसमें जब हम ठोस पदार्थों को देखते हैं तो ठोस पदार्थों की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। ठोस पदार्थ जैसे पेन, लकड़ी, लोहे का सामान, ये सभी ठोस पदार्थ होते हैं। तो इन पदार्थों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इनका आकार निश्चित होता है, इनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं और आयतन इसका स्थिर होता है, यानी कि इसमें संपीड्यता नगण्य होती है। जब इन पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं और बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन उनका आकार नहीं बदलता है क्योंकि ये दृढ़ होते हैं और इस कारण इनका आकार इतनी आसानी से नहीं बदलता है। दोस्तों, अगर जो हम 3 वस्तु लेते हैं, रबर बैंड और चीनी और नमक और स्पंज, तो आपको ये पता लगेगा कि यदि हम बाह्य बल लगाते हैं तो बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, और अधिक बल लगा दिया जाए तो ये टूट भी सकता है। शर्करा या नमक को अपने हाथ में लेने पर या किसी प्लेट या जार में रखने पर उसके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते हैं। और स्पंज जो होता है उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें वायु भरी होती है। जब हम इसे दबाते हैं तो वो वायु बाहर निकल जाती है, जिससे कि इसका संपीड़न संभव हो जाता है। तो आपने ठोस अवस्था के बारे में जान लिया। दूसरी अवस्था पदार्थ की है, ये है द्रव अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म। पानी, तेल, ये सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों, द्रव जो होता है इसके कुछ लाक्षणिक गुण धर्म क्या होते हैं? द्रव का आकार नहीं बल्कि आयतन निश्चित होता है, और जिस बर्तन में द्रव को रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रव की एक महत्वपूर्ण विशेषता बहाव होती है और इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए ये दृढ़ तो नहीं होते हैं लेकिन तरल रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में
होते हैं। तो ठोस पदार्थ जो होते थे उनके बारे में आपने जाना कि ठोस द्रवों का आकार और आयतन निश्चित होता है, इसकी संपीड्यता नगण्य होती है। लेकिन द्रवों की विशेषता ये होती है कि इसका कोई आकार नहीं होता है, बल्कि केवल इसका आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है वो उसी का रूप ग्रहण कर लेते हैं, इसका आकार बदलता है। ये दृढ़ नहीं होते लेकिन तरल होते हैं। दोस्तों, ठोस और द्रवों का विसरण द्रव में संभव है। ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं और ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। और आप जानते हैं कि सभी जीवधारी जो होते हैं वो जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं और इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। देखिए, द्रव में ठोस का भी, द्रव का भी और गैस, इन तीनों पदार्थों का विसरण संभव है और ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो आपने समझ लिया द्रवों के बारे में। अब आइए जानते हैं गैसीय अवस्था पदार्थ की क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों, आप कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिए होंगे जो गैस के सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है? दोस्तों, एक छोटे सिलेंडर से कई सारे गुब्बारे फुलाए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता या कंप्रेशन बहुत अधिक होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में जो उपयोग किया जाने वाला घरेलू सिलेंडर यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होता है या अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, इसमें गैस को कंप्रेस फॉर्म में भरा होता है। और आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग होता है। दोस्तों, गैसों की संपीड्यता या उनको दबाया जा सकता है काफ़ी हद तक, तो द्रवों की गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे अधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित करके भरा जा सकता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारे नाक में पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? तो खाने के गंध के कण जो होते हैं वायु में मिल जाते हैं, रसोई में फैलकर ये हम तक पहुंच जाते हैं और गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे आसपास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना में ठोस और द्रवों की विसरण की गति बहुत कम होती है। दोस्तों, कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से हो जाता है। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है कि ठोस में जो कण होते हैं आपस में बहुत अधिक बंधे हुए हैं, द्रव में जो रिक्त स्थान है थोड़ा अधिक हो जाता है और गैसों में क्या होता है, जो पदार्थ की अवस्थाओं में कण होते हैं इनका जो स्थिति है, गति है, गैसों की जो कण होते हैं, गैसों के अणु होते हैं, ये बहुत बहुत दूर होते हैं और इनको जो है फैलने में या इनके बीच में जगह बहुत अधिक होता है। देखिए, एक प्रश्न ये उठता है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? दोस्तों, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को हम समझते हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में रहता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। ठोस अवस्था में बर्फ जो है बर्फ के रूप में जल रहता है और द्रव अवस्था में जल होता है और गैसीय अवस्था में जल वाष्प के रूप में। लेकिन अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर कुछ परिवर्तन होता है या नहीं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, तापमान परिवर्तन का प्रभाव पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानते हैं, यानी टेम्परेचर का किसी पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उसके कण आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा बढ़े होते हैं, लेकिन जब किसी ठोस का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होती है उसके कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा जो ऊर्जा मिली होती है वो कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है
इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस तापमान पर दोस्तों ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब से फिर से देखते हैं, जब किसी ठोस का जब हम तापमान बढ़ाते जाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है, और जिस तापमान पर ठोस गैस पिघलकर द्रव में बदलती है वह इसका गलनांक कहा जाता है। दोस्तों किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। देखिए बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है और गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहा जाता है। तापमान का दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मात्रक भी है, यहाँ पर देखिए नोट में दिया गया है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक या एसआई मात्रक केल्विन होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव को पूर्णांक बनाकर इसको केवल 273 केल्विन मानते हैं। और तापमान की माप केल्विन में सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में से 273 घटाना चाहिए, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए गए तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए। यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप जानिए कि जब बर्फ़ का गलनांक जो है वो 273 केल्विन होता है, गलने की प्रक्रिया संगलन कहलाती है। और किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, और ये माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी होती है, जिसको कि गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा छुपी हुई ऊष्मा होती है और वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यानी ऐसे समझते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करने लगते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो आकर्षण बल को तोड़ देते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। और ये तापमान ऐसा तापमान होता है जब द्रव जो है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक एक समष्टि गुण है और द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। जल के मामले में देखा जाए तो जल के लिए जो है क्वथनांक का मान होता है 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने गलनांक की या गलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था, उसी प्रकार हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करेंगे। देखिए 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप यानी भाप जो होता है उसके कणों में तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बना हुआ है किस तरह से कि ठोस अवस्था इसको ऊष्मा देते हैं तो ये द्रव अवस्था में बदल जाती है, और द्रव अवस्था को शीतलता यानी ठंडा करते हैं तो ये ठोस में बदल जाती है। इसी प्रकार द्रव अवस्था को जब आप ऊष्मा देते हैं तो वो गैसीय अवस्था में बदल जाती है, और गैसीय अवस्था को शीतलता देने पर वह द्रव अवस्था में बदल जाती है। दोस्तों तापमान बदलकर हम किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक ला सकते हैं। यानी वस्तु के आकार या अवस्था परिवर्तन में तापमान बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं
जो द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। दोस्तों, कपूर या अमोनियम क्लोराइड जो है वो इसी प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसमें कोई ठोस जब उस पर तापमान दिया जाता है तो वो द्रव अवस्था में नहीं बदलता है बल्कि सीधे गैस में बदल जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आपने तापमान परिवर्तन का प्रभाव देख लिया, तापमान का प्रभाव देख लिया पदार्थ की अवस्थाओं पर। अब आइए देखते हैं दाब परिवर्तन यानी प्रेशर चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। यदि हम सिलेंडर को लें तो किसी सिलेंडर में जो भरी गैस होती है उस पर दाब लगाने पर संपीड़ित करते हैं तो इनके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, दाब के बढ़ने पर तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। दाब बढ़ने से और तापमान घटने से गैस जो होता है, गैसीय पदार्थ, ये द्रव में बदल सकता है। दोस्तों, आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते होंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहा जाता है और इसका प्रयोग अग्नि बुझाने के यंत्रों में किया जाता है। दोस्तों, उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर यानी ATM हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब मापने का एक मात्रक होता है। दाब का एसआई मात्रक या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब, ये 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। इसको सामान्य दाब कहा जाता है। देखिए, जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव अवस्था में आए बिना ये सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का रूपांतरण दर्शाया गया है। यहाँ पर एक ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ को जब ठोस पदार्थ गलता है तो ये द्रव में बदलता है और जब जमता है तो वो ठोस में बदल जाता है। द्रव पदार्थ वाष्पीकरण से गैस में बदलता है और गैस पदार्थ का संघनीकरण होकर द्रव में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार जो गैसीय पदार्थ होता है उसका ऊर्ध्वपातन होकर वो ठोस में आता है और ऊर्ध्वपातन की ये प्रक्रिया जब एडवर्स रूप में होती है तो ठोस से वो सीधे गैस में रूपांतरित हो जाता है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन किसे कहा जाता है। दोस्तों, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए हमेशा ऊष्मा देना या दाब डालना आवश्यक होता है या नहीं। दैनिक जीवन में आप कई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे ही कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जल को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सुखाने पर सूख जाते हैं और इन दोनों उदाहरणों में जल कहाँ जाता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। आपने इसके अभिलाक्षणिक गुणधर्म में जाना है और ये कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश इतनी अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वो दूसरों कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, जिससे उनका वाष्पीकरण हो जाता है। आइए जानते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं।
वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में देखिए, सतह का क्षेत्रफल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी बर्तन में या पतले मुंह वाले बर्तन में हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, वाष्पीकरण कराते हैं, तो वो जल्दी नहीं वाष्पीकृत होता है। लेकिन चौड़े मुंह वाले जार में अगर जो हम रखें तो उसका वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। जैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण जो है वो सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े फैलाने के लिए हम उन्हें सुखा देते हैं जिससे वो जल्दी सूखते हैं। दूसरी चीज़ है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि उनके कणों के बीच पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है जिससे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि आर्द्रता में कमी होने पर वायु में विद्यमान जल की मात्रा जो है आर्द्रता कहलाती है, और किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, और वायु में आर्द्रता कम होती है तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक होती है। इसके अलावा वायु की गति में वृद्धि पर भी वाष्पीकरण का प्रभाव पड़ता है। वायु में गति में वृद्धि होती है तो वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे वे आसपास के जलवाष्प के कणों की मात्रा घट जाती है। यानी तापमान बढ़ाने पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पर, या फिर आर्द्रता, क्षेत्रफल, तापमान और वायु की गति का वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। एक उदाहरण से आप समझते हैं। जब हमको पसीना होता है और पसीने से युक्त शरीर पर जब कोई पंखा या हवा चलती है तो हमें शीतलता या ठंडक का अनुभव होता है। ये कैसे होता है? देखिए, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा कम होती है और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास में अपनी ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, और इस तरह से आसपास के ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है, यानी ठंडक हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पालिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं या फिर अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा आप अपने हथेली पर लेते हैं तो आपको हथेली के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वो द्रव वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा में गर्म सतह को शीतल बना देती है। और वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। दोस्तों, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हम ज़्यादा पसीना हमको आता है, इससे हमें शीतलता आती है। और हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा के कारण ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे हमारा शरीर थोड़ा ठंडक का अनुभव करता है और शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। दूसरा ये है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। दोस्तों, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल या बर्फ़ रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आती हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा जो है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। यहाँ पर एक स्टडी है, स्पेशल स्टडी, यहाँ पर जानते हैं दोस्तों। अभी तक हम जान रहे थे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अब जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी खोज या अनुसंधान के द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई हैं। इसमें बोस आइंस्टाइन कंस्टेंट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। अब ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं मान ली गई हैं। ठोस, द्रव और गैस के बारे में आपने जान लिया। आइए जानते हैं पहले प्लाज्मा क्या है। दोस्तों, प्लाज्मा एक पदार्थ की अवस्था है। इसमें जो कण होते हैं अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियान बल्ब के अंदर नियान गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर ये गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है और आवेशित होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है।
गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तो पदार्थ की ये चौथी अवस्था है प्लाज्मा, यानी ठोस पहली अवस्था, दूसरी अवस्था गैस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस और चौथा अवस्था प्लाज्मा है। दोस्तों पांचवी अवस्था जिसको कि वैज्ञानिकों ने खोज किया है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन अवस्थाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है। दोस्तों www.chem4kids.com पर लॉगिन करके पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो बोस-आइन कंडेंसेट ये SN बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रयोगों पर आधारित है। अब ये अध्याय आज यहीं समाप्त हो गया दोस्तों। हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें आपने जाना पदार्थ के गुणधर्म प्रमुख कौन कौन से होते हैं और तापमान, दाब, इन सब का पदार्थ की अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं इस अध्याय का सारांश क्या है। यानी 9वीं कक्षा के विज्ञान का जो पहला अध्याय आपने पढ़ा हमारे आसपास के पदार्थ, उसका सारांश। पहला है दोस्तों, कोई भी द्रव्य या पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास के पदार्थ 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों में ये अधिकतम होता है किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होता है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल सकती हैं और स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है और इस कारण इनके जो कण होते हैं अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। इसका मतलब ये है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन करके किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम क्या है? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए ही सीधे गैस में बदल जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, जिसको कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। क्वथनांक क्या है? तो क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला है वाष्पीकरण। एक सतह की परिघटना है और सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति जो है दोस्तों, ये कुछ कारकों पर निर्भर करती है। सतह का क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति प्रत्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की तीव्रता। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। और इसी प्रकार कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, राशि है तापमान। तापमान का मात्रक होता है दोस्तों केल्विन और इसका प्रतीक चिन्ह कैपिटल K होता है। दूसरी राशि है लंबाई, इसका मात्रक मीटर होता है और स्मॉल m मीटर का प्रतीक होता है। संहत या द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम होता है और kg इसका प्रतीक होता है। भार को न्यूटन में मापा जाता है और कैपिटल N इसका मात्रक है। आयतन को घन मीटर में मापा जाता है, मीटर क्यूब इसका प्रतीक होता है। इसी प्रकार घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है, kg मीटर क्यूब इसका मात्रक
का प्रतीक होता है। और दाब की इकाई या मात्रक पास्कल होता है। इसे कैपिटल P स्मॉल a से संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 1। इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।